अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आपने खूब पढ़ा होगा और प्रैक्टिस कर करके दो चार एसिड्स लीज पे खुद भी दे दिए होंगे। दो सवाल दिए थे होमवर्क, पता नहीं उस क्लास तक पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे। दो सवाल दिए थे और एक हस्बे तौफीक कहा था। आपकी शक्लों से समझ जाऊं या पूछ लूं किस किसने किया है? समझ जाए। किसी ने किया है? किस किसने किया? 1 2 3 4 5 6। मैंने तो आज एक अलग सवाल देना है होमवर्क। और जहां तक लास्ट क्लास तक पहुंचा था वहीं से आगे पढ़ाना है अभी। चले, वैसे भी 4 दिन की बात है, पता नहीं FR2 कंटिन्यू होना है नहीं होना है। क्या तारीख हो गई आज? 26। तो आपके पास ऑप्शन टू एक्सटेंड है। FR2 एक्सटेंड करना है कि टर्मिनेट करना है? 2 तारीख को है? 2 को 3 को? 3 को। हाय हाय। अब वो होमवर्क दिया था जरूरी, भाई क्या करूं उसका मैं? नहीं नया टॉपिक नहीं, अभी तो वो चल रहा है। इनिशियल मेजरमेंट में जगह खाली छोड़ी थी, वहां आइए। डीलर मैन्युफैक्चरर में लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री करवा दी थी, समझा भी दी थी और एक आसान सा सवाल भी करवा दिया था और 2 सवाल होमवर्क दिए थे। अगर तो करना ही नहीं किसी ने तो फिर मैं अभी डिस्कस करके उनको फारिग करूं, और अगर करने हैं लेकिन एक सवाल और देना होमवर्क। स्प्रिंग 16 कहा था मैंने और ऑटम 18 कहा था। अगर कर लेंगे तो स्प्रिंग 16 में तो कोई मसला नहीं होगा, ऑटम 18 में होगा, किसी ने किया भी होगा तो वो आप ठीक है कल कर लें भाई, मैं कल कर लेता हूं डिस्कस। लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री मैंने करके दी थी और इसको समझाया भी था। अब इसके लिए एग्जाम नोट लिखते हैं। अच्छा, वो एग्जाम नोट मैं लिखवा देता हूं आपको, नॉलेज के लिए उसकी रीजन बता रहा हूं, समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, करना तो ऐसे ही है। अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में, ये मैं ना आपको वहीं इनिशियल मेजरमेंट में एंट्री के साथ एक नोट लिखवाने लगा हूं, नॉलेज के लिए वो समझा रहा हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो करना वही है जो लिखवा दूंगा।
मार्केट में बाकी सब लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं 15%, और जो हम हैं, हम असल में चार्ज कर रहे हैं 18%। हम बाकियों से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो हम अपनी सारी कैलकुलेशंस, चूंकि 18% हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो आईएएस ये कह रहा है कि यानी जी जब आपको नोट बताने लगा हूं ना, उसके पीछे लॉजिक समझा रहा हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, जो लिखवा दूंगा करना वो है। अब आईएएस की लॉजिक ये है कि अगर आप बाकियों से ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो कमाए, कोई मसला नहीं, आपका अपना बिजनेस है, जितना मर्जी कमाए। मिल लिया, चले आगे। हाँ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 15% है, लेकिन हम लोग अपने कस्टमर्स को 18% चार्ज कर रहे हैं। तो आईएफआरएस 16 की साइंस ये है कि अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो कमाएं, कोई मसला नहीं, यानी जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करें। लेकिन अगर मार्केट में 15% है और आप अपने कस्टमर्स को 11% चार्ज कर रहे हैं, तो कम इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं? ताकि कस्टमर्स आए, वरना शायद आपसे कोई लीज कराने ना आता। तो बजाहिर ये लग रहा है कि इंटरेस्ट हम कम लेंगे कस्टमर से, लेकिन आईएफआरएस 16 की साइंस ये है कि आप अगर कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना, इसका मतलब है वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो फारेग है, वरना आप लोग मार्केट के हिसाब से रेट लेते। तो अगर आप कस्टमर को कम इंटरेस्ट रेट कोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे चीज लेने को तैयार नहीं था। तो ये जो आप कमी कर रहे हैं, ये असल में इंटरेस्ट में कमी नहीं कर रहे हैं आप वो प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहे हैं, ये साइंस है। तो जब प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहे हैं तो इस इंटरेस्ट के कम होने का इफेक्ट इंटरेस्ट इनकम पे आने की बजाय सेल्स को कम कर देना चाहिए। गई ऊपर से? अगर हम बाकियों से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो बस हमारा बिजनेस है, स्ट्रांग बिजनेस है, हमारी फुटिंग स्ट्रांग है, हम कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, करें तो जैसे अब तक करते आ रहे थे वैसे ही करें। लेकिन अगर हम बाकियों से, यानी मार्केट में रेट 15% है और हम थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो बजाहिर लग रहा है कि हम इंटरेस्ट कम चार्ज कर रहे हैं, जबकि अंदर की बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट की उतनी वर्थ ही नहीं रही। तभी तो कस्टमर को घेरने के लिए हम लोग डिस्काउंट, अपेरेंटली डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम, किस में? इंटरेस्ट रेट में। लेकिन आईएफआरएस 16 ये कह रहा है कि नहीं, आप इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट नहीं ऑफर कर रहे, आप उस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को सस्ता करें। तो इस कमी को इंटरेस्ट इनकम कम करने की बजाय सेल्स को कम कर दिया जाएगा। यानी इंटरेस्ट इनकम आईएएस कहता है आप 15% ही चलाएंगे, जो इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है वो सारी सेल्स को कम करेंगे। ये साइंस है पीछे। समझ आई बात? वाकई कमाल कर दिया मैंने यार। तो अब एग्जाम नोट लिखे। अच्छा, यही चीज जो ये सारी साइंस समझाई है ना, इसको सवाल में आप कैसे संभाल लें, उसके लिए एक एग्जाम नोट लिखवाने लगा। if implicit rate and market interest rate both are available, if implicit rate and market interest rate both are available, जो लोग देर से आए हैं या होश में देर से आए हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। ये जो इनिशियल मेजरमेंट में डीलर वाली बात चल रही थी ना, उसमें मैंने एक एंट्री लिखवा दी थी। अब आपको वहीं पर मैं एक एग्जाम नोट लिखवा रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं, इफ इम्प्लिसिट रेट एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट बोथ आर अवेलेबल, देन implicit rate will be used only for rental calculation, और वो भी अगर ब्रैकेट में लिख लें इफ रिक्वायर्ड, यानी अगर रेंटल कैलकुलेशन सवाल में रिक्वायर्ड है तो, वरना तो रेंटल दिया होता है। लेकिन अगर रेंटल भी सवाल में कैलकुलेट करना पड़ गया तो फिर यह बात हो रही है कि इम्प्लिसिट रेट को इस्तेमाल करेंगे रेंटल कैलकुलेशन में, एंड हायर ऑफ बोथ रेट्स,
higher of both rates will be used for all other calculations and accounting. For all other calculations and accounting. अब ये जो मैंने आपको साइंस बताई है ना, ये सारा जो लॉजिक समझाया है, इसको सवाल में कवर करने के लिए ये तरीका बता दिया। यानी अगर सवाल में ये चीज टेस्ट होती है, जो कि हुई है 2-3 दफा, तो फिर आप इस तरीके से चल लेंगे तो ये मामला कवर हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं तो बताता हूं। अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं कि अगर इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट दोनों अवेलेबल हैं तो फिर रेंटल कैलकुलेशन के लिए हम इम्प्लिसिट रेट यूज करेंगे, जबकि बाकी सारी कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग के लिए दोनों में से हायर वाला यूज करेंगे। और उसकी रीजन वही साइंस है जो मैंने बताई है कि अगर बाकियों से ज्यादा कमा रहे हैं तो ठीक है, कमाएं, लेकिन अगर बाकियों से कम कमा रहे हैं तो यकीनन ये इंटरेस्ट की कमी नहीं है, ये सेल वैल्यू की कमी है। तो इंटरेस्ट पूरा 15 पे रिकॉर्ड करें, सेल वैल्यू कम कर लें। अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जाम नोट लिखवाया ना, ये तो मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है कि इस मामले को सवाल में हैंडल कैसे करना है। अब मैं आपको ना इसी मामले की ऑफिशियल अंग्रेजी भी लिखवा रहा हूं, वो एमसीक्यूज में हेल्प देगी। यही जो एग्जाम नोट लिखवाया ना, जो सारी साइंस समझाई है, जाग रहे हैं, ये जो साइंस समझाई है ये जो साइंस समझाई है, इसको सवाल में कैसे हैंडल करना है वो मैंने आपको एग्जाम नोट लिखवा दिया। लेकिन इसकी ऑफिशियल अंग्रेजी क्या है आईएएस की, वो इसलिए बता रहा हूं कि एमसीक्यूज में काम आ सकती है। तो इसकी ऑफिशियल अंग्रेजी ये है कि सेल्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, सेल्स, ये जो आपको सारी कहानी सुनाई है ना कि अगर मार्केट से हम ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट से कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये हम इंटरेस्ट नहीं कम चार्ज कर रहे, हम प्रोडक्ट सस्ता बेच रहे हैं। और इसका सारा इफेक्ट किस पे लाएंगे? सेल्स पे ना। अब उस चीज को आईएएस ने अंग्रेजी में कैसे बताया, वो अंग्रेजी बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में हेल्प हो सकती है। तो उसकी ऑफिशियल अंग्रेजी ये है कि सेल्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, डिस्काउंटेड एट, रिपीट कर रहा हूं, सेल्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ, होशोवास में कह रहा हूं लोअर ऑफ, पहले एग्जाम नोट में मैंने होशोवास में भी हायर ऑफ कहा था, अब मैं लोअर ऑफ ही कह रहा हूं, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये ऑफिशियल अंग्रेजी है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब यही है जो आपको यहां मैंने बात बताई है। चलिए, ये नंबर 1 जो मैं बता रहा था एंट्री, वो सब कहानी पूरी हो गई। ये जो मैंने एट कमेंसमेंट से बात शुरू की थी, ये हो गई सारी बात पूरी। अब दूसरा पॉइंट, ये मैं पहले समझा चुका, बस अभी लिख देता हूं कि वो जो आईडीसी नस्ल एक्सपेंसेस है ना, इनकी क्या अकाउंटिंग करेगा डीलर मैन्युफैक्चरर है? किसी ने ली है क्लास लेक्चर 15? 3-4 शक्लें तो मेरे ख्याल में सामने भी बैठी हुई थी। ये क्या करेगा? ओवर द लीज टर्म बनाएगा? नहीं, फॉरेन एक्सपेंस बना लेगा। ये जब इनकर होंगे तभी एक्सपेंस बना लेगा।
चलें, अब वो अगर जगह किसी की बच गई है तो उसका प्रॉफिट है, मेरी तरफ से काम पूरा हो गया। इनिशियल मेजरमेंट में जगह पूरी हो गई। चले, इनिशियल मेजरमेंट में जो जगह छुड़वाई थी वो हो गई पूरी, ख़त्म बस, और मुझे उस जगह पे कुछ नहीं करना। और इनकम स्टेटमेंट में भी मैं करवा चुका था। और बस ये जो अभी बात लिखाई ना, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक आसान सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सा तगड़ा सवाल कर लेते हैं। पहले पढ़ लीजिए आप स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का सवाल है, स्प्रिंग 2019। अच्छा, उससे पहले ना एक जरा ज़बानी सवाल टरखाते हैं। ये फिर करवाना तो मैंने बाद में है नहीं, अभी हो जाएगा तो चलो गिनती पूरी हो जाएगी। स्प्रिंग 21 देखें पहले, एक छोटा सा सवाल है। स्प्रिंग 21 3 नंबर का एक सवाल होगा कैप्री आइस के नाम से। स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट का 3 नंबर का एक सवाल होगा कैप्री आइस, छोटा सा सवाल है। पहुंचे, इसको पढ़े जरा, ये भी जबानी करते हैं। स्प्रिंग 21 कैप्री आइस के नाम से सवाल होगा। जो बच्चे इस जिद में पड़ जाएं कि नहीं वो तो डिटोल लिमिटेड है, वो भी है। स्प्रिंग 21 में 2 थे। स्प्रिंग 21 एक छोटा सा सवाल है 3 नंबर का। पढ़ना है। जो लोग अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं किताब लेने के लिए, वो किताबों वालों के साथ बैठ जाया करें, वो तब तक काम तो चलाए ना। यार इतने अंधेरे में नजर आ जाती है किताब में, वो कम नहीं है लाइट? नहीं तो कर लें, लाइट ऑन कर लें, इतना कर लें कि वो आपको विजिबल भी हो स्क्रीन। और ठीक है, सवाल पढ़ने को कहा था, पढ़ लिया। डिस्कस यानी अंग्रेजी। क्या अंग्रेजी कि ये जो ऊपर कहानी सुनाई है लीज है भी या नहीं है? तो फिर लीज नहीं है। अच्छा, जिनको सवाल की अंग्रेजी ही समझ नहीं आई, कैप्री आइस एक आइसक्रीम पार्लर है और वायल एक कंपनी है जिनका शॉपिंग मॉल है। तो कैप्री आइस वालों ने वायल से उनके मॉल में 5 साल के लिए एक जगह किराए पे ली है। कॉन्ट्रैक्ट में ये तो बता दिया है कि कितनी जगह है, लेकिन साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है हाउएवर वायल हैज डिस्क्रिशन, यानी वायल की मर्जी, टू रीलोकेट द स्पेस, कि उनको कहेंगे फटा उठा और कहीं और ले जाओ। कब? क्योंकि उसको और बाकी कस्टमर्स को जगह देनी होगी। तो अब वायल इनकी जगह बदल सकता है बार बार, तो ये लीज नहीं है। अच्छा, अब इस 3 नंबर में आप ये कहेंगे कि है, अब आपको उसकी रीजन बतानी पड़ेगी। और उसमें भी वो जो शुरू में मैंने अंग्रेजी लिखवाई थी, वो शुरू में वो अंग्रेजी छाप के फिर ये कंक्लूजन बताना पड़ेगा कि चूंकि सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट, ऐसी अंग्रेजी थी एक शुरू में, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है, इसलिए लीज नहीं है। तो ये इसका 3 नंबर का आंसर है। अच्छा, बहरहाल चले स्प्रिंग 19 पे आ जाएं। स्केयर लिमिटेड मैं करता हूं बोर्ड पे, पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं।
स्केयर लिमिटेड, स्प्रिंग 2019। लेसर बहुत हो गया, बस कल लेस ही करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहनत कर ली लेसर में। हाँ जी, सवाल पढ़ लें। सवाल सारे लोग पढ़ा करें यार, दाढ़ी वाले भी बगैर दाढ़ी वाले भी, सारे पढ़ा करें। कैसे पता कि डीलर का सवाल है कि फाइनेंसर का सवाल है? लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे पता कि फाइनेंस लीज का सवाल है कि ऑपरेटिंग लीज का? ये भी पहचानना जरूरी होता है। ये नहीं कि हम फाइनेंस लीज कर रहे हैं तो फाइनेंस लीज का ही सवाल होगा। ये कैसे पता कि फाइनेंस लीज का सवाल है? हाँ जी, सिर्फ वर्ड सेल से नहीं पहचानना, ठीक है, ये हेल्प मिल रही है, लेकिन सिर्फ वर्ड सेल से नहीं पहचानना। आपने ना अपनी जो निशानियां उसकी फाइनेंस लीज की हैं वो जरूर लगा के देखा करनी है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें ये निशानियां नहीं लग पा रही होंगी। नहीं भी है, नहीं सर, अगली क्लास में। जी जी है, ठीक है जी। पता नहीं क्या बता रहा था। हाँ जी, हाँ जी, फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, इसकी निशानियां पहचाननी पड़ेंगी। सबसे मशहूर निशानी थी पैसे पूरे हो जाएं, फिर उसके अलावा और बीपीओ और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। तो अगर ये निशानियां नहीं मिल रही हो ना, फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जो फाइनेंस लीज में ही होते हैं, जैसे इम्प्लिसिट रेट है, ये ऑपरेटिंग लीज में होता ही नहीं है, इसका काम ही नहीं है ऑपरेटिंग लीज के साथ। तो इस तरह के हिंट से फिर पहचाना करेंगे, लेकिन ये है बहुत जरूरी कि हम पहचाने कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। अभी दूसरा सवाल कराऊंगा ना, उसमें देखेंगे जरूरत पड़ेगी। तो ये फाइनेंस लीज है। कैसे पता चल रहा डीलर लेसर है? पहली लाइन से पता चल गया। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि इस नोट का सवाल है जो भी कराया है? क्योंकि मार्केट रेट भी दिया हुआ है और इम्प्लिसिट रेट भी दिया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक का सवाल है जो भी कराया। ठीक है जी, पूछा क्या है 2018 की एंट्रीज, तो कर लेते हैं। 1 जनवरी 18 लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, अब वैसे पिछले कुछ सालों से ना वो ज़्यादातर सवाल मिलियन ही में ऑलरेडी फिगर्स दे रहा होता है, तो अब तो खैर फिगर्स ही मिलियन में होती हैं।
लेकिन वैसे भी अगर आप रुपीस करना चाहें रुपीस कर लें, 1000 करना है 1000 कर लें, मिलियन करना है मिलियन कर लें। बारह रेफ्रिजरेटर हैं और सवाल में कहीं यूजीआरवी है नहीं, आरवी कोई नहीं है, यूजीआरवी कोई नहीं है। तो इसलिए वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी ना, तो वो नहीं है, बस कॉस्ट ही है। तो कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। एसएल का सवाल है ये। तो एसएल ये 3 लाख का खरीदता है या 3 लाख का बेचता है? 3 लाख का खरीदता है कि 3 लाख का बेचता है? रिटेल प्राइस 3 लाख है, 15% 3 लाख का बेचता है। रिटेल प्राइस होती है जिसपे चीज एंड कस्टमर को मिल रही होती है। तो अगर ये बेचता 3 लाख का है तो खरीदता कितने का है? ये सस्ता खरीदता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से खरीदता है ना, तो मैन्युफैक्चरर ने इस रेफ्रिजरेटर पे प्राइस टैग लगाया होता 3 लाख, लेकिन 3 लाख का तो एंड कस्टमर को बिकना है, तो इसको क्या फायदा? तो ये मैन्युफैक्चरर से फिर सस्ता खरीदता है। तो मैन्युफैक्चरर से अगर ये 100 रुपए की चीज बेचता है आगे, तो 85 की खरीदता है, 15% डिस्काउंट पे खरीदता है। तो इसको इस 3 लाख रुपए की कॉस्ट नहीं पड़ रही, 3 लाख का 85% कॉस्ट पड़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 3 लाख का एक है, 85% कॉस्ट बन गई, और 12 दिए ना, कितने बन गए? 3.06। तो 3.06 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लीज रिसीवेबल कितने से डेबिट है? इनिशियल एनआईएल। तो किधर है एनआईएल? निकालनी पड़ेगी। किसकी डिस्काउंटिंग करनी है? रेंटल्स की। किधर है रेंटल्स? रेंटल्स ही नहीं है, तो पहले रेंटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेंटल कैलकुलेशन ये पिछली क्लास में सबसे आखिरी काम ये किया था। वो क्लास ली हो तो पता होगा। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू जो कुछ है उनकी पीवी। तो फेयर वैल्यू है 3 लाख एक की इंटू 12, बल्कि 0.3 इज इक्वल टू 1 आर एज इट इज, क्योंकि एडवांस है, डाउन पेमेंट है नहीं, प्लस कितने आर रह गए बाकी? 2। और इसमें रेट कौन सा इस्तेमाल करें? इम्प्लिसिट रेट, जो कि है 1 + 10% पावर -2। और कोई बीपीओ, जीआरवी, यूजीआरवी नहीं। तो यहां से आर आ जाएगा 8। अच्छा, चूंकि आप में से कई लोगों ने वो लेक्चर भी नहीं लिया हुआ अभी तक, तो मैंने उसको कहा था कि टेस्ट जो है ना वो कल भी ले ले। टेस्ट दे देना भाई, टेस्ट आप लोगों के लिए होते हैं। हाँ जी, यही करेंगे इंशाल्लाह। रेंटल कितना बन गया? 1.32। अच्छा, रेंटल कैलकुलेशन में ना इम्प्लिसिट रेट ही यूज करना है, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट की डेफिनेशन ही यही है
कि ये ऐसा डिस्काउंट रेट है जिस पे रेंटल्स की पीवी, लीज पेमेंट्स की पीवी किसके बराबर आ जाए, नहीं जीआईएल की पीवी किसके बराबर आ जाए, फेयर वैल्यू के। तो ये डेफिनेशन का हिस्सा था, इसलिए इस इक्वेशन में हम इम्प्लिसिट रेट ही यूज करेंगे। हो गया रेंटल कैलकुलेट। अब एनआईएल निकालने के लिए, चूंकि ये इसी टॉपिक का सवाल है जो अभी शुरू कराया आज, तो इसमें डिस्काउंटिंग अब किस रेट पे करें एनआईएल निकालने के लिए, 10 और 14 में से 14 पे। तो एनआईएल निकालने के लिए अब 10% को छोड़ देंगे और अब हम 14% यूज करेंगे। तो 1 आर एज इट इज और बाकी रह गए 2, 1 माइनस 14%। जी 3.49 ये एनआईएल है जिसे एंट्री होगी 3.49 3.49। ये हो गई 1 जनवरी की पहली एंट्री और पेमेंट इन एडवांस है। तो 1 जनवरी 18 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 1.32। और 31 दिसंबर लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। पूरे 3 साल का टेबल जरूरी है बनाना? नहीं जी, जी 3 साल है, एडवांस है ना, एक एज इट इज और बाकी 2 रह गए। अच्छा सवाल की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर पूरा स्केड्यूल बनाएं तो एंड पे 0 हो जाएगा या नहीं होगा? वो नीली काली फिगर्स को गौर से देखें और 0 हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ जी हो जाएगा। क्यों? नहीं वो तो बेशक नहीं है, लेकिन रेंटल हमने 10% पे कैलकुलेट किया है, टेबल हम, अच्छा चले मैं 2 लाइनें लिख लूं फिर दोबारा पूछता हूं। फर्स्ट जनवरी 18 ओपनिंग बैलेंस 3.49। टेबल में इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करना है? 14% है, सारा कुछ अब हायर पे होना है 14% पे। तो पहली लाइन में इंटरेस्ट कितना? नहीं आएगा, 1.32। हम्म 2.17। 1 जनवरी 19 2.17 0.30। अच्छा टेबल में हम 14% क्यों यूज करें?
क्योंकि अभी यही कहानी सुना रहा था कि अगर हम मार्केट से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम इंटरेस्ट नहीं कम ले रहे, हम चीज सस्ती बेच रहे हैं। तो आईएसए कहेगा कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन 14% पे करें, इसका जो सारा नुकसान गिरेगा वो सेल्स को कम करेगा। और देखें अगर आप गौर से तो सेल्स कम हुई क्योंकि रेंटल कैलकुलेशन में क्या रेट इस्तेमाल हुआ, जबकि हमने डिस्काउंटिंग किस रेट पे कर दी, 14 पे। जा रहा है ऊपर। जब 14 पे डिस्काउंट कर दिया तो आंसर कम आ गया बढ़ गया? दोबारा सुने, ये रेंटल कैलकुलेशन किस रेट पे की, यानी उसने जो रेंट कैलकुलेट किया वो 10% पे किया, क्योंकि वो कह रहा है जी मैं कस्टमर को 10% चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हमने उसी रेंटल की जब पीवी निकाली तो 14% पे डिस्काउंटिंग कर दी, तो आंसर कम आ गया ना। पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। ये कितनी वैल्यू है, ये क्या है 3.6। तो अगर हम इन रेंटल्स की ये पीवी 10% पे ही निकालते तो एनआईएल कितना आता, 3.6 आता। उसने इस रेंटल की कैलकुलेशन में ये जमीन है इसके ऊपर रेंटल बिल किया है, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इतना सा रेंटल रखा है उसने। लेकिन आईएसए कह रहा है कि तुम अगर कम इंटरेस्ट ले रहे हो तो इसलिए नहीं कम इंटरेस्ट ले रहे कि इंटरेस्ट कम है, तुम चीज सस्ती बेच रहे हो। तो उसने इंटरेस्ट कैलकुलेशन 14 पे करवानी थी, इसलिए इसकी डिस्काउंटिंग जब 14 पे की तो आंसर 3.6 क्यों नहीं आया, क्योंकि बढ़े हुए रेट से। तो इससे क्या फर्क पड़ा, जो भी हम कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उसका सारा का सारा असर सेल्स पे डल गया, इंटरेस्ट पूरा 14 पे चलेगा। बहुत गहरी बात होगी, समझ आ रही, पक्की बात है, बस फिर सबको आ रही है। 3.49 से सेल्स रिकॉर्ड हुई, वहीं से रिसीवर रिकॉर्ड हुआ, और अब जब टेबल बढ़ेगा तो अब मेरा सवाल दोबारा, ये टेबल आखिर में 0 होगा या नहीं होगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बेशक आपने 10% पे कैलकुलेट किया है, 10% पे क्या, मैं अपनी तरफ से 1.5 लिख देता हूं, फिर भी टेबल 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम टेबल स्टार्ट 14 से डिस्काउंट करके कर रहे हैं और उसी 14 से हवा भर रहे हैं, तो एंड पे 0 ही होना है। ये देख लें आप, 0 ही होगा, 1.32। क्योंकि 14% से ही डिस्काउंटिंग करके टेबल स्टार्ट किया और फिर टेबल में 14% ही यूज किया, तो 0 ही होगा। सिर्फ ये दिखाने के लिए टेबल पूरा बनाया, वरना पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें बस 0.3 ही चाहिए था, तो इसमें आ जाएगा 0.3। ये थे 7 नंबर। अच्छा, लीजेस के सवाल में ना कुछ बुनियादी मसले सवाल करते हुए होते हैं, जो अभी जब मैं आगे चलूंगा, और खासतौर पे लेसी मिक्स वाले सवाल, उसमें बच्चों को ये मुश्किलें होती हैं कि पता नहीं चलता कि लेसर का सवाल है कि लेसी का सवाल है, ये नहीं पता चल रहा कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस है तो ये पता नहीं चल रहा कि डीलर है या फाइनेंसर है। तो इस सवाल में कैसे पता चल रहा है कि लेसर का सवाल है? क्लियरली पता चल रहा है एसएल ही लेसर है, और एसएल के लिए सारा कुछ वो पूछ रहे हैं, तो लेसर का सवाल है। फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, इस सवाल में पक्की निशानियां नहीं हैं, लेकिन ये इम्प्लिसिट रेट और ये सब इस्तेमाल ही फाइनेंस लीज में होते हैं। और डीलर है कि फाइनेंसर है, ये भी सवाल से पता चल रहा है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये चीजें पहचाननी इसलिए जरूरी है कि सवाल उसके मुताबिक सॉल्व होगा। और इस सवाल में आप बताइए कि आप परेशानी मुश्किल जी। चलें एक इससे थोड़ा सा तगड़ा सवाल करते हैं। ऑटम 21 पे आ जाएं। ऑटम 21, सगाही ऑटोज, सगाही ऑटोज।
इतना छोटा सवाल तो नहीं था जो पढ़ा गया होगा। पढ़ लिया सवाल, सुन लूं। अब ये 3 सवाल हैं, 3 अलग अलग लीजेस हैं और SAL लेसर है कि लेसी है? लेसर है। अच्छा, डीलर है कि फाइनेंसर है? डीलर है। पता चल रहा है आसानी से। अब ये जो 3 लीजेस हैं ना, इन तीनों का अपना अपना डाटा है और जरूरी नहीं है कि तीनों फाइनेंस लीज हों, हर एक को अलग अलग देखना पड़ेगा। और सवाल में रिक्वायर्ड, अच्छा कुछ कॉमन डाटा भी है, जैसे जो पहला पैराग्राफ है वो तीनों में कॉमन है। इसी तरह रिक्वायरमेंट से ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट और मार्केट रेट, ये भी तीनों का कॉमन है। तो इसमें मांगी हैं इसकी बुक्स की 2020 की एंट्रीज। इसमें मशवरा ये है कि आप इन तीनों को अलग अलग हेडिंग देके सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप इन सब की एंट्रीज मिक्स करेंगे ना, यानी तीनों की 31 दिसंबर की डेट डाल के तीनों की एक एक करके एंट्री करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप एक एक करके 3 सवाल समझ के सॉल्व कर लें। तो लीज 1 की हेडिंग देके पहले उसकी एंट्रीज कर लें, लीज 2 की हेडिंग देके उसकी एंट्रीज कर लें। तो इनको आप 3 अलग अलग सवाल समझिए। लीज 1 इस टॉपिक का सवाल है, कैसे पता चल रहा है? ये जो भी आज कराई है बात, क्योंकि इसकी इम्प्लिसिट रेट 10% और सबसे लास्ट में मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो ये 1 भी और 2 भी, ये दोनों इसी टॉपिक के सवाल हैं। ऑटम 21 लीज 1, इस हेडिंग के साथ ना फिर अब पता होगा एग्जामिनर को कि सारा सिर्फ लीज 1 से रिलेटेड कर रहा है। कब है कमेंसमेंट? 1 जनवरी। लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। रेंटल्स हैं जी? नहीं है, तो फिर
बिल्कुल वही स्प्रिंग 19 वाला सवाल हो गया, रेंटल निकालना पड़ेगा। फेयर वैल्यू कितनी? फेयर वैल्यू यानी हम बेचते कितने का है? 30 ना। फेयर वैल्यू है कि ये बेचता देखो डीलर लेसर का सवाल है, तो ये डीलर है, क्या चीज बेचता है? यही गाड़ियां बेचता है, तो जितने की बेचता है वो यही तो है जो मार्केट में बेचता है, तो जितने की बेचता है ये है फेयर वैल्यू। ठीक है 30, तो 30 से इस तरफ आ गई फेयर वैल्यू 30, और इधर क्या क्या है? डाउन पेमेंट वगैरह, रेंटल वगैरह, बीपीओ, जीआरवी, यूजीआरवी, आईडीसी यहां लिखूं? डीलर लेसर है नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू। रेंटल एरियर एडवांस 1 माइनस रेंटल निकाल रहा हूं, रेट कौन सा? इम्प्लिसिट, पावर 4। अच्छा और कोई चीज डिस्काउंट होने वाली? ये जीआरवी है यूजीआरवी? ये यूजीआरवी है, क्योंकि जीआरवी के लिए जरूरी था थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, ये रिलेटेड टू लेसर है, तो ये जीआरवी की डेफिनेशन पे नहीं उतर रही पूरी, तो ये यूजीआरवी है। कितनी है? 5 मिलियन। रेंटल कैलकुलेशन ये पिछली क्लास में की थी, इस तरफ एनआईएल वो फेयर वैल्यू वाली, और इस तरफ जो कुछ भी है जीआईएल में उसकी पीवी। 5 मिलियन यूजीआरवी है। बेशक वर्ड आपको गारंटीड लिखा नजर आ रहा है, विच इज गारंटीड बाय अ थर्ड पार्टी, लेकिन अगर बात यहां तक खत्म हो जाती तो वाकई जीआरवी थी, लेकिन आगे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी रिलेटेड टू एसएल, और जीआरवी में आप वो लाइनें देख लेना, शुरू में लिखवाई थी, उसमें था कि जीआरवी वो होती है जो कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर है बाय लेसी, और लेसी का कोई जानने वाला, और एनी थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। और तब मैंने किसी सवाल का जिक्र भी किया था, वो यही सवाल था। तो रेंटल निकल आएगा 8.39, और एनआईएल बन जाएगा पीवी ऑफ रेंटल्स बन जाएगा 8.39 1 माइनस। अच्छा अब एनआईएल निकालने के लिए अब वो 15 यूज करना है। इतने का बताइएगा आंसर क्या बना? सिर्फ रेंटल्स की पीवी का 23 पॉइंट, और पीवी ऑफ यूजीआरवी 26 पॉइंट। अच्छा ये मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिखा है बस, यानी ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये रेंटल्स की पीवी और यूजीआरवी की पीवी। ये यूजीआरवी है, इस पे कोई एतराज? जो लोग भी जाग रहे हैं, ये यूजीआरवी है, जीआरवी नहीं है। अच्छा अब यहां से वैल्यूज बनाते हैं। लीज रिसीवेबल कितने से डेबिट? 26.81 से। इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है? 26। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से डेबिट? कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। $20.14।
सेल्स कितने से क्रेडिट, चाहे ऐसे कह लें कि एनआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, और चाहे ऐसे कह लें पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, एनआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी या फिर पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। तो रेंटल्स की पीवी 23.95। और 31 दिसंबर 20 पे आके, नहीं वो आईडीसीबी है, 1 जनवरी 20 आईडीसीबी पे कर रहा है ये 1 मिलियन का, तो उसको सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट 1। और साल के एंड पे इंटरेस्ट की एंट्री और पैसे रिसीव करने की एंट्री। तो 31 दिसंबर 20 लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। और 31 दिसंबर 20 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 8.39। इंटरेस्ट का टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं एक लाइन ही काफी है। 26.81 31 दिसंबर 20। टेबल कितने परसेंट से बनेगा, 15, जिससे एनआईएल निकली है 4.002। पेमेंट आ जाएगी 8.39 और ये हो गया 22.44। बस ये एक लाइन काफी, तो 4.02 इंटरेस्ट इनकम बन गई। ये है लीज 1। लीज 1 डन। लीज 2 रेंटल दिया हुआ है और 7.14 क्या है, ये बीपीओ ही होगा। आल्दो के बार्गेन का वर्ड नहीं है, लेकिन बीपीओ ही होगा क्योंकि सर्टेन है कि ये खरीदेगा। तो फाइनेंस लीज हुई कि ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। रेंटल भी दिए हुए, तो इसलिए रेंटल निकालने का मसला नहीं है। इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करना है, 18 या 15? 18। तो ये एक नॉर्मल सा सवाल हो गया। लीज 3 ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है? डिस्पोज
करेगा तो मतलब एट द एंड ये ऑपरेटिंग लीज है। क्यों ऑपरेटिंग लीज है? एसेट वापस आ रहा है, फाइनेंस लीज में वापस नहीं आ सकता। टाइम पीरियड बहुत थोड़ा है, और सबसे जरूरी बात, पैसे ही नहीं पूरे हो रहे। देखें, 1.5 साल है, कितने को पैसे ले लेगा? देखें कितना ले लेगा पैसे। 3 मिलियन पर क्वार्टर है, 1.5 साल के कितने हो गए? 18 मिलियन। तो पैसे पूरे हो रहे हैं? नहीं। तो ये फाइनेंस लीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज है। और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अब आपके अब्बा जी को भी नहीं याद होनी, बहुत पुरानी बात हो गई। क्या करते हैं ऑपरेटिंग लीज में? ऑपरेटिंग लीज में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, ये लेसर का ही पीपी होता है, वो उसको डेप्रिशिएट करता है और रेंट इनकम को स्ट्रेट लाइन पे बांटता है, तो ये वैसे ही हर क्वार्टर की बराबर है। और आईडीसी को कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देता है और उसको भी लीज टर्म पे बांटता है, रेंट इनकम के साथ मैच कराता हो। ऑपरेटिंग लीज ऐसे हुई कि ये पैसे पूरे नहीं कर रहा ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी थी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर हो। तो आप डिस्काउंटिंग के चक्कर में पड़े बगैर आप वैसे ही हिसाब कर लें, 3 मिलियन पर क्वार्टर है, 1.5 साल के कितने बने पैसे? 1.5 ईयर। टोटल कितने पैसे ले लेंगे लेसी से? 3 मिलियन पर क्वार्टर है, 1.5 साल में कितने पैसे ले लेगा? 18 मिलियन। देखें क्या पैसे पूरे हो रहे हैं? 26 का तो उसको खुद कॉस्ट करता है एसेट, तो आधे पैसे नहीं ले रहा। तो इसलिए ये फाइनेंस लीज हो ही नहीं सकती। ये ऑपरेटिंग लीज है, तो उसकी अकाउंटिंग भी ऑपरेटिंग लीज वाली है। और ऑपरेटिंग लीज पे मैंने को 3 दिन लगाए थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये सवाल आपने करना है पूरा, ये होमवर्क है। जिस सवाल में मतलब जहाँ पर भी पूरे पैसे नहीं हो रहे, हाँ, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज में यही मेन चीज थी। अच्छा, जिनके पास इससे पिछला एडिशन है उसमें एक एरर ठीक कर लेना सॉल्यूशन में। इसी सवाल के सॉल्यूशन में आए, जिनके पास लास्ट टाइम वाला है, येलो येलो सा था वो, 26 के 5th 26th एडिशन, उसके सॉल्यूशन में एक चीज ठीक कर लेना। जिन्होंने 27th एडिशन लिया उसमें ठीक हो गया, ये 26th है जिनके पास, इस सवाल के सॉल्यूशन में एक फिगर ठीक कर लें। ये जो लीज 3 है, इसकी सेकंड लास्ट एंट्री, नहीं ये तो ठीक है, हाँ 26th एडिशन कह रहा हूं। 26th एडिशन में सेकंड लास्ट एंट्री, ये जो P&L डेबिट और आईडीसी क्रेडिट हुआ हुआ, इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1/2। ये 2 नहीं है, 1.5 है, क्योंकि लीज टर्म 1.5 है ना, तो आईडीसी को लीज टर्म पे फैलाना होता है। तो ये 1.5 करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिगर जो है वो 0.23 जो लिखी हुई नजर आ रही है 21, वो 0.23 हो जाएगी शायद। वो फिगर अकॉर्डिंगली ठीक कर लें। अच्छा, इसको आईडीसी एक्सपेंस ये अलग से भी हो सकता है और डेप्शन का हिस्सा भी बन सकता है, वो भी ठीक है, लेकिन ये 1.5 से डिवाइड होना है, 2 से नहीं। ओके, ये सवाल करना है पूरा। कल मैंने लेसी कराना, ये सवाल आपने करना है पूरा। और जिन्होंने वो पिछले 2 भी नहीं किए हुए, अच्छा जी जी, मैंने क्लास मिस की वजह से रिजिजिबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता अगर ये ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस। नहीं, रेजिडुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। लेसर अगर लेसी से पैसे पूरे कर रहा है, जिसके लिए पॉइंट था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स तकरीबन फेयर वैल्यू के बराबर है, तो फिर ये फाइनेंस लीज है। सबसे बड़ी निशानी यही होती है।
अच्छा, हम जो इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं, हम जो चीज़ें दुनिया में हासिल करते हैं ना, कुछ ख़रीदते हैं, कुछ वैसे हासिल करते हैं, तो उससे हमें फिर फ़ायदे लेने होते हैं। जैसे अगर कोई खाने की चीज़ हासिल की है तो उसको खाना है, और उसको खाने में जो है वो जायके का मज़ा है, फिर उसके अलावा जो उससे ग़ज़ाइयत में फ़ायदा है वो है। इसी तरह से अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और फ़ीस दी है, वो आपका हक़ है, तो आपने आके क्लास में बैठना है और जो पढ़ाई है वो सीखनी है। या किसी शॉप पे कोई चीज़ खरीदने गए हैं, वहाँ पैसे पे कर रहे हैं, तो आपका हक है कि आपको वो चीज़ सही-सही पहुँचे, ताकि आप उसके लिए जो पैसे पे किए हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब कहीं पर ऐसा होता है कि कोई अ, एडमिनिस्ट्रेटिव ख़ामियों की वजह से वो चीज़ आपको सही मिल नहीं पा रही। जैसे आपने फ़ीस पे कर दी, अब क्या है कि इन्होंने अपनी लिस्ट अपडेट नहीं की हुई थी, तो आपको अटेंडेंस वाले ने रोक लिया। आप कहे जी मैंने फ़ीस जमा कराई है, वो कह रहे कोई फ़ीस जमा नहीं हुई। ठीक है, गलती है इनकी, इनको अपडेट करना चाहिए था अगर आपने कराई हुई है। तो उन्होंने अपडेट नहीं किया, हो गई गलती। फिर आपने को खाने की चीज़ खरीदी और शॉप पे रश बहुत था, तो उसने आपको गलती से कोई और चीज़ दे दी। अब आपका हक है आप उसको चीज़ वापस करें और चीज़ खरीदें। इस सारे के अंदर, इस सारे मामले को हैंडल करने में आपकी जवानी ये बता रही है कि उसकी ऐसी की तैसी, ये किया किसने ऐसे। अब आप उसके रिएक्शन में जो भी आपका गुस्सा, जो भी आप बात, क्योंकि गुस्सा आया होगा ना बहुत, और आपका रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन किस लिए होगा? ताकि आपको आपका हक मिल जाए। जैसे आप क्लास के अंदर आके बैठ रहे हैं और जो जो फीस वाला है, जो अटेंडेंस वाला है, उसने आपका नाम अपडेट नहीं किया हुआ था। अब आपको जाना पड़ रहा है एडमिशन ऑफिस, वहाँ दूसरे कैंपस, वहाँ पर आपको बात करनी पड़ रही है। तो आप वहाँ जाकर उसकी जो है वो माँ-बहन में जो है वो बराबरी कर देंगे, और आपको गुस्सा चूँकि बहुत होगा, तो आप बहुत लड़ेंगे जाके, और आपके आपके बात करने के अंदाज़ से पता चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता था आप हक में हैं, और आप वो लड़ाई करने के बाद अपना हक हासिल कर लेंगे। या आप क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं, आप, मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ उसमें। आप क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं, रश लगा हुआ है, आपने धक्का देके जो है वो अपनी सीट लेनी थी। अब कोई और आपको धक्का देके आगे आ गया और अब आपकी सीट जो है वो रखी गई है। अब आपने अपनी वो सीट, अपना हक हासिल करना है। अब आप उसको गालियाँ भी देंगे, तू बाहर आ करेंगे, या जैसे भी आप उसको मामले को हैंडल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उससे फ़ायदा लेना है। अब इस सब के हासिल कर लेने के बाद, लड़ाई झगड़ा कर लेने के बाद, आपको आपकी चीज़ मिल गई। लेकिन उस चीज़ से वो रिज़ल्ट्स मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है? ये अल्लाह के हाथ में। मुस्लिम 6601, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती पर नहीं देता। तो लड़ झगड़ के अपना हक तो हासिल कर लिया, लेकिन उससे वो मिलेगा नहीं जो नरमी से मिल जाएगा। तो मामलात को ना नरमी से हैंडल किया करे। आपकी जवानी कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगी अगर आप अच्छे अखलाक से जाके बात कर लेंगे, और ना इसके अलावा किसी और चीज पर अता फरमाता है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।